हेलो बच्चों, किरण पीसीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट पर। कल के क्लास में हम लोगों ने सिटीजनशिप को देखा था और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वह किस पार्ट में है, तो यह पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है? यह पार्ट 3 में है। और फंडामेंटल राइट को हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो इसे अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कितने आर्टिकल को यह कवर करता है? तो यह 12 से 35 आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है। और फंडामेंटल राइट अब हम लोग समझते हैं कि कहते किसको हैं। तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, इसे हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं और मूल अधिकार भी कहते हैं। तो इसे भारत के लोगों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार को भारतीयों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह कैसा अधिकार है? तो यह पॉलिटिकल राइट है। कैसा राइट है? तो यह पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको अगर किसी भी भारतीय को, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर उसके मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, तो हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं? तो हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। यानी यह कैसा राइट है? तो यह पॉलिटिकल राइट है। और यह कैसा है? तो जुडिशिएबल है, यानी वाद योग्य है। इसकी रक्षा के लिए हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या है। तो आर्टिकल 12 में क्या है? डिफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कि फंडामेंटल राइट के बारे में जो हमने बताया, तो उसकी परिभाषा जो दी गई है वह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 12 में दी गई है। आर्टिकल 13 क्या है? तो राज्य के द्वारा, यहाँ राज्य से मतलब देश हो गया, राज्य हो गया, तो राज्य के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा, या देश के द्वारा या सरकार के द्वारा ऐसे किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो किसी के मूल अधिकार को प्रभावित करता हो। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 13 में है। मूल अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार तो कुल मिलाकर के मौलिक अधिकार, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं। तो सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो समता के अधिकार की चर्चा जो है आर्टिकल 14 से 18 में कौन सा आर्टिकल है? तो राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। यह कितने आर्टिकल को कवर करता है? तो 5 आर्टिकल को यह कवर करता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है? राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ राइट, स्वतंत्रता का अधिकार। यह कितने आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। उसके बाद है राइट एग्निस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट एग्निस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का अधिकार। इसकी चर्चा किस में की गई है? तो आर्टिकल 23 से 24 में की गई है। चौथा जो अधिकार है वह कौन सा अधिकार है? तो चौथा अधिकार है फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह कितने आर्टिकल में है?
तो यह आर्टिकल 25 से 28 यानी 25 से 28 तक है। कौन सा अधिकार? तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार जो है वह कौन सा अधिकार है? तो पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार है? तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 29 और 30 में की गई है। आर्टिकल 31 को क्या किया गया है? इसको निर्सित कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। और इसको कहाँ रखा गया संपत्ति के अधिकार को? तो राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। और अब इसका व्यवस्था जो है वह किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 300A में की गई है। और कब किया गया इसको? इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में किसकी गवर्नमेंट थी? तो जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई ने संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार बना दिया? तो इसको एक लीगल राइट बना दिया, यानी वैधानिक या विधिक अधिकार बना दिया। अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह है आर्टिकल 32 से 35 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जितने भी अधिकार हमको संविधान द्वारा प्रदत्त हैं उन तमाम अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं? तो हम लोग कोर्ट की शरण ले सकते हैं। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रीट को इशू करती है? तो वह 5 प्रकार के रीट को इशू करती है और इसके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो हम लोग अब देखते हैं हर एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, हर एक पॉइंट को हम लोग डील करते हैं। सबसे पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है तो आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, समता के अधिकार में विधि के समक्ष समता, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसकी चर्चा आर्टिकल 14 में की गई है। किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 14 में की गई है विधि के समक्ष समता। इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं, चाहे कोई बड़ा पूंजीपति हो, अधिकारी हो। एक्सेप्शनल में कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके अधिकारियों से लेकर के नागरिकों के लिए, सबों के लिए क्या होगा? वह एक ही विधि होगा। कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं है। तो विधि के समक्ष यह क्वेश्चन पूछा गया था कि विधि के समक्ष समता जो है वह किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का समान संरक्षण जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है और समता जो है वह किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 15, इसमें क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, कलर, तो बर्थ प्लेस, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से राज्य जो है वह धर्म हुआ, प्रजाति हुआ, रंग हुआ, जन्म स्थान हुआ, सेक्स हुआ, तो इस आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। धर्म, प्रजाति, लिंग, रंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 को देखते हैं। तो आर्टिकल 16 इसमें क्या है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी लोक नियोजन में अफसर की समानता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी पद पर अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अपना जॉब करना चाहते हैं, तो भारत के
सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबों को एक समान अवसर अवेलेबल किया जाएगा। तो इसके साथ ही कुछ ऐसे जाति जैसे ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, उसके बाद जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक आधार पर क्या है पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसके लिए कुछ रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है और साथ ही महिलाओं को कुछ आरक्षण दिया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 2019 में 103 संशोधन विधेयक के द्वारा जो सामान्य वर्ग के, सामान्य कोटि के जो उम्मीदवार हैं उसको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उसे आर्थिक आधार पर क्या देने के लिए आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। उसे आरक्षण कितना प्रतिशत, तो 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है वह क्या है, तो अनटचेबिलिटी को रिमूव किया गया है, इसको समाप्त किया गया है। अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है, अस्पृश्यता को अंत किया गया है और अब इसे छुआछूत का क्या किया गया है, छुआछूत को एक अपराध माना गया है और कोई भी व्यक्ति अगर इसका छुआछूत का या अस्पृश्यता का को फॉलो करता है तो उसको एक दंडनीय अपराध में माना गया है और उसे अपराध पेनल्टी लगाया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 18 को। इसमें क्या है कि उपाधि का अंत किया गया है। उपाधि का अंत आर्टिकल 18 में सारे उपाधियों का समाप्ति किया गया है। केवल एकेडमिक और मिलिट्री सेना के उपाधियों को छोड़कर केवल सेना और शिक्षा के अलावा जितनी भी उपाधि है वह राज्य के द्वारा दी जाएगी। उपाधियों का अंत सेना और शिक्षा के अलावा तो सिर्फ सेना और शिक्षा में ही उपाधि दी जाएगी और ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है, फील्ड नहीं है जिसमें की उपाधि प्रदान की जाएगी। तो आप लोग याद रखेंगे सेना और शिक्षा सिर्फ 2 में। और साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन, संघ सरकार के अधीन या किसी ट्रस्ट के अधीन लाभ के पद पर काम करता हो तो अगर उसे विदेशों में किसी भी प्रकार का सम्मान देने की बात कही जा रही हो तो वह बिना राष्ट्रपति के आदेश का कोई भी सम्मान नहीं ले सकता। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी सम्मान या राज्य से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। अब हम लोग देखते हैं दूसरे को, देखते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी चर्चा किसमें की गई है, तो आर्टिकल 19 से 22 में की गई है। तो आर्टिकल 19 में क्या है, तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। सबसे पहले कौन सी स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार। सारे जो स्वतंत्रता है वह किस आर्टिकल में है, तो वह आर्टिकल 19 में है। और नंबर 2 बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरे नंबर में क्या है, किसी को संगठन बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 में क्या है कि भारत के किसी भी भूभाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। उसके बाद 5 में क्या है, भारत के किसी भी देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता। और नंबर 6 में क्या है कि देश के किसी भी भाग में अपना किसी भी वृत्ति, व्यवसाय या रोजगार करने की स्वतंत्रता। ये तमाम स्वतंत्रता जो है वह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 में है। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 20 को। देखते हैं कि अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार। इसमें क्या है कि जब तक न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं मान लेती तब तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है
और उस व्यक्ति को दोषी करार नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 21 को, देखते हैं कि इसमें क्या है कि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार है। उसके बाद कौन सा अधिकार है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 21 में की गई है, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी। यानी कि अगर हमारा कोई भी बातें कितना भी गोपनीय क्यों ना हो तो उस बात को अब उजागर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मेरे, हमारे या हम लोगों के प्राइवेसी की बात है, तो उसको उजागर नहीं किया जा सकता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह सबसे बड़ा अधिकार है, और ऐसा अधिकार है जो कि इसको हम आपातकाल में भी यह भंग नहीं हो सकता। आपातकाल में भंग नहीं हो सकता। आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल में भी भंग नहीं हो सकता। तो इसमें आर्टिकल 20 और 21 आप लोग याद रखेंगे, यह सबसे पावरफुल अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है। 395 आर्टिकल में सबसे बड़ा अधिकार जो है वह कौन सा है? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है। अब देखते हैं आर्टिकल 22 को, तो इसमें क्या है? गिरफ्तारी से रक्षा। आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण या गिरफ्तारी से रक्षा। यानी किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ वारंट या कारण नहीं बताया जाएगा। नंबर 2, उस व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अगर कारण बताने पर 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा। उसके बाद नंबर 3 क्या है कि उसे अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार होगा। उसे अपने पसंद का वकील वह रख सकता है। तो ये आप लोगों का 2 आर्टिकल आज के क्लास में हुआ। तो एक इसमें क्या है? इसमें कुछ कानून हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है। एक है निवारक। सबसे पहला जो कानून है वह कौन सा कानून है? तो निवारक निरोध कानून है। और इस कानून को कब प्रारंभ किया गया था? तो 1950 में प्रारंभ किया गया था। और इसको समाप्त कब किया गया? तो 1972 में इसको समाप्त किया गया। फिर 1974 में कौन सा कानून आया? तो मीसा कानून आया, लेकिन इसका काफ़ी दुरुपयोग किया गया और इसको भी समाप्त कर दिया गया। फिर कौन सा कानून आया? तो टाडा आया और इसको भी समाप्त कर दिया गया। फिर कौन सा कानून आया? तो पोटा आया और इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में कौन सा कानून लागू है? तो रासुका। कौन सा कानून लाया गया? रासुका, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं। लेकिन यह सबसे खतरनाक कानून है और इसमें पुलिस क्या करती है? तो वह इनकाउंटर करती है। तो रासुका आप लोग याद रखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं इतना। कल के क्लास में हम लोग जो रेस्ट बचे हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग को धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।